हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी सेक्शन 2 का समय है और सेक्शन 2 में लगभग सब टॉपिक मैंने कवर कर दिया। 2 टॉपिक रह गया है। एक रह गया है सिलेबस अगर देखें तो, एक रह गया बिहार में कल्याण कार्य हेतु प्रशासनिक व्यवस्था और दूसरा रह गया है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विवादास्पद मुद्दे। ठीक है, विवादास्पद मुद्दे से तो बड़ी क्वेश्चन आता है, ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन आज हम लोग टेकअप करना चाह रहे हैं बिहार में कल्याण कार्य हेतु प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको कह सकते हैं बिहार में कल्याण प्रशासन। क्लियर है? पहले यूपीएससी के सिलेबस में भी कल्याण प्रशासन टॉपिक होता था, लेकिन आजकल यूपीएससी के सिलेबस से कल्याण प्रशासन टॉपिक हटा दिया, अब केवल बीपीएससी में है। और रही बात बीपीएससी में भी, तो जो पिछले दिनों क्वेश्चन का पैटर्न बदला है या एग्जाम का पैटर्न बदला है, पहले 2 पेपर होते थे, पेपर 1 पेपर 2, अब एक ही पेपर होता, उसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 हुआ। इस कारण क्या हुआ कि बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं उन्हीं का क्वेश्चन जनरली आता है और जो थोड़ा कमजोर पड़ते हुए छूट जा रहे हैं। तो यही कारण हुआ कि SC/ST जो कल्याण प्रशासन का जो टॉपिक था वो लगभग छूट गया है। जैसा कि आप जानते हो 60-62 से नया पैटर्न लागू हुआ है और 60-62 से इस टॉपिक पर एक दफा भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। वैसे तो इस टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आया है, लेकिन समझ रहे, फिर भी एक क्वेश्चन तो मतलब कैसा रहना चाहिए या रहता भी है। जैसे अक्सर ये पूछा गया है, जैसे देखो इसके पहले यानी 60-62 यानी कि 59वां में 56-59 में पूछा गया था बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के भलाई के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का आलोचनात्मक व्याख्या करे, क्वेश्चन आया था। समझ रहे, और यही क्वेश्चन जो है रिपीट किया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि उसके पहले जो 53वां 55वां आया था, उसमें बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए या भलाई के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का आलोचनात्मक व्याख्या करे, तो क्वेश्चन वही रिपीट कर गया था। समझ रहे, और ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, एक दफा 2 दफा और भी इस क्वेश्चन से रिपीट आया था। जैसे आप देखो एक क्वेश्चन आया था जो 2 साल लगातार आया है, मैं वो भी आपके साथ वर्कआउट कर दूं, समझे। तो लेकिन आपको इस टॉपिक को कर लेना चाहिए। जैसे देखिए 43वां बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, 43वां बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था कि बिहार में कल्याण कार्य हेतु प्रशासकीय व्यवस्था का आलोचनात्मक समीक्षा करे, इसमें सुधार लाने के लिए सुझाव दे। और यही क्वेश्चन 44वां बीपीएससी में भी रिपीट कर गया था कि बिहार में कल्याणार्थ प्रशासन की आलोचनात्मक समीक्षा करे और इसमें सुधार लाने के लिए सुझाव दीजिए। ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट। इस बार चूंकि 2-3 बार लगातार जो एग्जाम है उससे नहीं क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो वैसे भी एज बीइंग स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विसेज और जनरल स्टडी में भी यदा कदा काम आ ही जाता है, तो इस टॉपिक को तो आपको कर ही लेना चाहिए और आप, मुझे उम्मीद है कि आप किए भी होंगे। तो उसी को आज हम लोग यहाँ वर्कआउट करते हैं। अगर सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस में जो कल्याण प्रशासन बिहार में दिया गया है उसके तहत वर्चुअली 2 टॉपिक यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है कि ये टॉपिक से जनरली क्वेश्चन बनती है। टॉपिक आपको आइडेंटिफाई किया है। पहला पूछा है कमजोर वर्गों के लिए, विशेषकर SC/ST के लिए कल्याण के लिए प्रशासनिक व्यवस्था और महिला और बालकों के कल्याण के लिए कार्यक्रम। ये जो है ना 2 तरह का, एक है SC/ST हुआ, एक महिला कल्याण और बाल विकास हुआ, 2 हुआ। यहाँ तक महिला कल्याण और बाल विकास पर क्वेश्चन का सवाल है, एक आध दफा नोट पर महिला कल्याण पर आया। समझ, एक बार 39वां बीपीएससी में क्वेश्चन आया था केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पर, बहुत पहले आया था। उसके बाद इस क्वेश्चन पर रिपीट नहीं किया गया, आया था केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के गठन, भूमिका और प्रभावशालिता का विश्लेषण करे और सुधारों के लिए सुझाव दे। समझ, एक बार बहुत पहले आया था, अदरवाइज नोट्स में 2 दफा आया महिला कल्याण और विकास पर। जैसा कि हम लोग आज कल्याण प्रशासन शुरू कर रहे हैं और कल्याण प्रशासन भारत में अगर देखा जाए तो
पोस्ट इंडिपेंडेंट फिनोमेना है। पोस्ट इंडिपेंडेंट फिनोमेना का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का अवधारणा। इसके पहले आप देखते हो ब्रिटिश काल में भारत में प्रशासन का स्वरूप पुलिस प्रशासन, नियामकीय प्रशासन का स्वरूप था और राज्य का स्वरूप पुलिस राज था, जिसमें कानून व्यवस्था बहाली, राजस्व संग्रह, उपनिवेशिक हितों का संरक्षण जैसे क्रियाकलाप संपन्न होते थे। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत लोक कल्याणकारी राज अवधारणा अपनाए। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो ऐसे भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप जानते हो विश्व में परिस्थितियां बदल गई और जो साम्राज्य विस्तार वाली जो बातें थी, उपनिवेशवाद था जो विभिन्न देशों में फैला हुआ था, खत्म हो गया। एक बड़े संख्या में एशियाई अफ्रीकी देश जो उपनिवेशवाद के अधीन थे स्वतंत्र हुए और वैश्विक स्तर पर लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा अपनाया गया। यूएनओ गठन किया गया, आपको पता होगा विश्व बैंक, IMF वगैरह की स्थापना हुई। तो मोटा मोटी तौर पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोक कल्याणकारी राज्य का सूत्रपात हुआ। तो लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? एक ऐसा राज्य जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण करना हो। अब लोगों का कल्याण करना हो तो उस परिस्थिति में जो समाज के कमजोर वर्ग है, जो हाशिए पर है, जो वर्षों से पीछे छूट गए हैं, ये इनके प्रकार से मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, अब उन्हें जोड़ने की बारी थी। हमारे ब्रिटिश काल में इनका बड़े पैमाने पर उपेक्षा हुई थी और डिवाइड एंड रूल के रूप में उनका इस्तेमाल हुआ था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक उत्तरदायी सरकार का एक मतलब कह सकते हैं स्वतंत्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी कि अपने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करे। भारतीय संविधान में हमारे समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक शब्द इस्तेमाल किया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनके हितार्थ व्यवस्था की जानी चाहिए। तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, यहाँ देखा जाए तो तीनों क्राइटेरिया काम कर रहा है। सामाजिक या सांस्कृतिक बोलिए, शैक्षणिक भी बोल लीजिए, और जैसे वर्ग लगा दिया तो वर्ग जो होता है ये आर्थिक क्लासिफिकेशन होता है, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, समझ रहे हैं, निम्न वर्ग, ऐसा जो ये क्लास वर्ग का शब्द इस्तेमाल ही आर्थिक संदर्भ में होता है। तो यह आर्थिक भी आस्पेक्ट यहाँ जुड़ गया। तो सामाजिक, शैक्षणिक और पिछड़ा वर्ग, समझ रहे, यानी जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े, उनके लिए विशेष प्रावधान का व्यवस्था किया गया है। इसमें SC यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और बाल बच्चे आते। लेकिन विगत वर्षों में इसके स्वरूप में बदलाव आया और इसमें अल्पसंख्यक, पुनर्वास, दिव्यांग और तो बहुत सारे लोग इसके अंतर्गत सम्मिलित हो रहे। हमारे इस कल्याण प्रशासन का जो पारंपरिक स्वरूप था आज बदल गया है और कल्याण प्रशासन के दायरे में नए नए आगंतुक भी आ गए। जैसे दिव्यांग को ले सकते हो, पुनर्वास से अब प्राकृतिक आपदा आता है बड़े पैमाने पर या मानव निर्मित आपदा आता है, बड़े पैमाने पर दुष्प्रभाव डाल जाता है, उनको दूर, उनके दुर्दशा को दूर करना, जीवन को व्यवस्थित करना। उससे अब आज के तारीख में देख रहे हो कि बाल श्रम की समस्या समझ रहे हैं, फिर आप सकते हो बंधुआ मजदूरी की समस्या, फिर आप कह सकते हो जैसे बार गर्ल्स वगैरह आपने सुना होगा, बॉम्बे वगैरह में बड़े बड़े होटल में गाने के लिए, डांस करने के लिए जो लड़कियां होती है, उनके पुनर्वास वेश्या हुए। तो LSW का सिलेबस देखोगे तो उसमें आपको और डिटेल मिल जाएगा कि ये सब वर्तमान में कल्याण प्रशासन में नए मतलब कह सकते हो विजिटर हैं, नए आगंतुक के न्यू कमर है और ये आज ज्यादा सीरियस अटेंशन चाह रहे। तो दिव्यांग को ले लो, बार गर्ल्स को ले लो, वेश्याओं को ले लो, बाल श्रम को ले लो, सारे बंधुआ मजदूरी को ले लो, फिर आज के तारीख में सामाजिक सुरक्षा, ये जैसे बहुत सारे लोग जो ओल्ड एज होते हैं, आज के तारीख में समाज का जो ढांचा कुछ इस तरह कमजोर हो गया है कि लोग
बड़े बुजुर्गों को उनके नियति पर छोड़ देते हैं। अब वे किधर जाए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू होता है। राज्य के लिए एडिशनल जिम्मेवारी होती है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था करे। अभी कोविड के समय भी ऐसा देखने को मिला कि एक पिता अपने पुत्री के यहाँ आया था, समझे, दामाद और बेटी के यहाँ आया, और उस समय लॉकडाउन लागू हो गया। अब लॉकडाउन लागू हो गया, शुरू के दिनों में कुछ दिन तो पिता को बेटी दामाद ने ठीक से रखा, फिर बाद में संसाधन की कमी और बहुत तरह का दिक्कत होने लगा, फिर उनको निकाल दिया। अब निकाल दिया तो फिर कहाँ रहे, तो जो सरकार द्वारा जो राहत शिविर के अंदर चलाया था, फिर वहाँ उनको रखा गया। तो इस तरह से वर्तमान में वस्तु स्थिति देखने को मिलता है। तो ये आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है SC/ST पर है। जैसा कि आपने देखा होगा, SC/ST पर भारतीय संविधान में व्यापक प्रावधान किया गया है। और जहाँ तक BPSC का सवाल है, SC/ST पर क्वेश्चन तो आया है। जैसे देखिए ना, क्वेश्चन ये आया था कि क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, उसका आलोचनात्मक व्याख्या करें। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें। यह क्वेश्चन बिहार सरकार के संदर्भ में पूछा गया था। जैसे कल्याण प्रशासन टॉपिक होगा, चाहे पंचायती राज होगा, चाहे कानून व्यवस्था होगा, ये सब ऐसा टॉपिक है जो बिहार के संदर्भ में ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और क्वेश्चन जनरली बिहार के संदर्भ में ही पूछा जाता है। तो जैसे SC और ST, सबसे पहले तो आप देखना चाहेंगे SC और ST कहते किसको है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति समझ रहे हैं, ये जाति व्यवस्था का एक घटक हुआ। और अनुसूचित जनजाति जो है वो थोड़ा अलग है। वनवासी जनजाति लोग जो होते थे, मुख्यधारा से अलग रहते थे, जंगल झाड़ में रहते थे, दुर्गम और जटिल क्षेत्रों में रहते थे, उनको जनजाति कहा जाता था। और इधर जो सामाजिक व्यवस्था में ही जो रहते थे उनको जाति कहा जाता था। तो जाति और जनजाति दो चीज हुए। सारे जाति जो होता है वो सामाजिक व्यवस्था का अपना मतलब एक अभिन्न अंग होता है, और जनजाति क्या होता है, उसका अपनी व्यवस्था होती है, उसका अपना प्रकृति होता है, उसके अपने देव होते हैं, उनके अपने जन होते हैं, वो अपने आप में रहता है, वो किसी दूसरे से अपना ताल्लुकात नहीं रखता है। क्लियर है। और ये जो होते हैं, ये हिंदू मुस्लिम जो भी व्यवस्था, धर्म के सामाजिक व्यवस्था, उसे के हिस्सा है, लेकिन किसी कारणवश पीछे रह गए। तो 341 और 342 में, अनुच्छेद 341 और 342 में SC और ST का प्रावधान किया गया है। समझ रहे, 341 में समाज के वैसे जातियों को जो अस्पृश्यता का शिकार रहे हैं, वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहे हैं, जिनका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, समझ जो मुख्य धारा से कई कारणों से नहीं जुड़ पाए, उनके हितार्थ के लिए समझ रहे हैं, राष्ट्रपति ने अधिसूचना द्वारा, मतलब समझ रहे, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा उन्हें इनलिस्ट किया है। उन्हीं को हम SC कहते हैं। तो शेड्यूल कास्ट और दोज कास्ट विच आर इनलिस्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर देयर बेटरमेंट। गेटिंग पॉइंट, क्योंकि वह ड्यू टू सेवरल रीजन दे वर सब्जेक्टेड टू सेवरल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। समझ रहे, वो लोग वर्षों से शोषण और अवंचन का शिकार रहे। तो स्वतंत्र भारत में उनके हितार्थ के लिए, उन्हें बेटरमेंट के लिए जो इनलिस्ट किया गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, SC कहते हैं। और दूसरा, अनुच्छेद 342 में ST का प्रावधान किया गया कि ST में, अनुसूचित जनजाति में, उन जनजातियों को राष्ट्रपति द्वारा इनलिस्ट किया गया है जो समझ रहे हैं, जो मोटा मोटी समझ अलगाव की समस्या झेलते रहे, एलियनेशन का समस्या झेलते रहे, दुर्गम और दुर्गम क्षेत्रों में रहने से मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए, समझ रहे, और उनका समस्या अलगाव का है, समझ रहे, और उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनके बेटरमेंट करने के लिए ST बनाया गया है। समझ रहे, तो SC हुआ जो हिंदू मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था के हिस्सा जाति है, जो किसी कारण से वंचन और शोषण का शिकार रहे, और उनका मेन समस्या अस्पृश्यता का रहा। और ST कौन हुए, वे जनजाति हुए जो अलगाव से रहे, एलाइनेशन रहे, जंगल झाड़ में रहने के कारण मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए, और शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे रह गए। तो उनके हितार्थ के लिए व्यवस्था की गई। तो SC ST समझ में आ गया आपको।
341 और 342 में राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा यह प्रावधान किया गया। समझ रहे, SC/ST के हितार्थ भारतीय संविधान में व्यापक प्रावधान किया गया। इनके मतलब कई अधिकारों को चिन्हित किया गया है और उसका बेहतर ढंग से व्यवस्था भी की गई है। तो भाई हम लोग अभी देखते हैं SC का और ST का जो संवैधानिक प्रावधान है, समझ रहे, वो संवैधानिक प्रावधान जो है वो बराबर ही है, लेकिन कुछ मायने में थोड़ा अंतर रहता है। ST का प्रावधान कुछ ज्यादा रहता है क्योंकि ST का कुछ क्षेत्र वगैरह के संदर्भ में अनुसूची 5, अनुसूची 6 वगैरह लागू होता है, जो SC पे लागू नहीं होता है। तो भारतीय संविधान में SC और ST के बेहतरी के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। समझ रहे, ज्यादातर प्रावधान कॉमन है, लेकिन कुछ जो है खास तौर पर वो ST के लिए या SC के लिए भी और ST के लिए भी। समझ रहे, तो यहाँ पर हम इनके जितने प्रावधान बनाए गए भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के, इन्हें हम निम्न वर्गों में बांटकर व्याख्या कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है बतलाया जाए। सबसे पहला कह सकते हो सामाजिक अधिकार और रक्षोपाय, मतलब वो संविधान के प्रावधान जो सामाजिक अधिकार और रक्षा के विचार करते हैं, प्रावधान करते हैं। दूसरा होता आर्थिक और शैक्षणिक अधिकार और रक्षा के उपाय। तीसरा हुआ सेवा अधिकार और रक्षा के उपाय। चौथा हुआ राजनीतिक अधिकार और रक्षा उपाय। और पांचवा हुआ प्रशासनिक अधिकार और रक्षा उपाय। तो समाज जैसे 5 वर्गों में हमने इसको बांट रखा। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मतलब सामाजिक हितों को किस प्रकार रक्षा किया गया है। तो जैसा कि आप देखते होंगे कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का किसी भी प्रकार से चलन पर निषेध कर दिया गया है। अनुच्छेद 23 में मतलब कैसे मानव के व्यापार और कह सकते मनवा मजदूरी के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। क्लियर है। इस और भी कई प्रावधान किए गए हैं। उसी प्रकार आप देखते हो अनुच्छेद शैक्षणिक और आर्थिक अधिकार के तहत भी आर्थिक अधिकार और रक्षोपाय के तहत भी कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 46 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि SC/ST के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करे। समझ रहे। फिर उसके बाद मतलब अनुच्छेद 15 में भी राज्य को अधिकार है कि वह SC/ST के हितार्थ के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। 15(5) में भी प्रावधान इस तरह से किया गया कि उनके लिए विशेष मतलब शैक्षणिक मतलब संस्थाओं में उनके प्रवेश के संदर्भ में विशेष प्रावधान बनाया जा सकता है। तो ये सब मतलब शैक्षणिक और आर्थिक प्रावधान के तहत आता है। तीसरा जो है सेवा अधिकार और प्रावधान, जैसा कि नौकरियां में इन्हें आरक्षण दिया गया है। समझ अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि SC/ST के हक में जो नौकरी लोक नियोजन में समानता का अधिकार है उसमें कटौती किया जा सकता है। अनुच्छेद 335 में प्रावधान किया गया है कि लोक नियोजन में उनके लिए आरक्षण रहेगा। समझ रहे। और फिर जो 320(4) में ये प्रावधान कर दिया है कि इनके आरक्षण के संदर्भ में लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। फिर उसी प्रकार आप देखते हो राजनीतिक अधिकार और व्यवस्था भी किया गया है। जैसे राजनीतिक 330 के तहत लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है। 332 में विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। 300 समझ रहे ना। उसके बाद आप देखते हो 243 में मतलब D में पंचायती राज में प्रावधान किया गया है। 243T में नगर पालिका में इनके आरक्षण का जनसंख्या के आधार पर सदस्य पद पर और अध्यक्ष पद पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार और देखते प्रशासनिक अधिकार और रक्षोपाय भी किया गया। तो प्रशासनिक अधिकार और रक्षोपाय में क्या आता है, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 आता है कि जो झारखंड हुआ चाहे छत्तीसगढ़ हुआ ये अनुसूची 5 में आते हैं जहाँ जनजाति ज्यादा रहते हैं। और अनुसूची 6 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के भारत चला जाते हैं जहाँ जनजाति लोग कहीं ज्यादा संख्या है। तो वहाँ पर
उनको अनुसूची 6 कहते हैं, इनको अनुसूची 5 कहते हैं। ये इनके प्रशासनिक अधिकार के दायरे में आता है। इसके अलावा 339 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि इनके मतलब प्रशासन का, जनजातीय प्रशासन का या अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का मतलब जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग का गठन करे। 338 में ये प्रावधान है कि SC/ST के मतलब जो दशा या जो प्रावधान किए गए हैं उसका अध्ययन करने के लिए, उस पर रिपोर्ट करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। तो इसके तहत पहले तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग तो बना, फिर बाद में उसको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग कर दिया गया, और अभी हाल में उसका 2 वर्ग में बाइफरकेशन कर दिया गया, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग। तो यह इस प्रकार SC/ST का भारतीय संविधान में व्यापक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधानों को हमने सामाजिक प्रावधान, आर्थिक और शैक्षणिक प्रावधान, सेवा संबंधी प्रावधान, राजनीतिक प्रावधान और प्रशासनिक प्रावधान के बांटकर अध्ययन किया। इसके अलावे संवैधानिक प्रावधान के अलावे कुछ वैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं, जिसमें 1955 में जो एक अधिनियम बनाया गया था, जो मानव अधिकार संरक्षण, जिसको कहते हैं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम था, वो हो गया। उसके बाद 1900 आप कह सकते हो 89 में अनुसूचित जाति जनजाति उच्च अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया था। उसके बाद इनके लिए कह सकते हो निःशुल्क न्यायिक सेवा दिए जाने के लिए एक विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसला से पूरे भारत में उबाल आ गया था। वह यह था कि जो प्रावधान मौजूदा बना हुआ है, उस मौजूदा प्रावधान के तहत यदि SC/ST का कोई भी कंप्लेन आता तो बगैर उस पर जांच पड़ताल FIR दर्ज करने का प्रावधान है। जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक प्रावधान किया कि नहीं, पहले जो आरोप लगाया जाता है उसका प्रथम जांच कर लिया जाएगा, उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर पूरे देश में बवाल हो गया और अंत में पुरानी व्यवस्था को फिर से बहाल करना पड़ा। सो दिस इज बेसिक पॉइंट जो उनका अधिकार से संबंधित SC/ST का हुआ। क्लियर है। इसके अलावा SC/ST का प्रशासन के संबंध में क्या, तो अब केंद्र में अगर देखा जाए तो केंद्र में देखा जाए तो एक मंत्रालय हुआ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, जो SC के लिए है, और जनजातीय मामलों का मंत्रालय वह ST के लिए है। हमारे 2 मंत्रालय, दोनों का अलग अलग मंत्रालय। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, दो जो संवैधानिक व्यवस्था है जो इनके बनाया गया। इसके अलावा मैंने बताया कि इनके फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम बनाया गया, और ये बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जहाँ तक राज्य का सवाल है, राज्य में पहले समाज कल्याण बोर्ड जो होता था वही इस कार्य को करता था SC/ST का, लेकिन बिहार में 2007 में एक अलग मंत्रालय ही बन गया, SC/ST कल्याण विभाग। वह इनके कार्य को देखता है। समझ रहे हैं। SC/ST कल्याण विभाग का काम है राज्य के लिए, जो राज्य में SC/ST है उनके हितों के लिए कार्यक्रम बनाना, लागू करना वगैरह वगैरह। समझ रहे। और फिर प्रखंड स्तर पर देखते हो, ये जिला प्रमंडल स्तर पर जो प्रमंडलीय आयुक्त इस कार्य को सुपरवाइज करता है। जिला में जिला कल्याण विभाग होता है, जो राज्य द्वारा चलाए जा रहे और केंद्र द्वारा चलाए जा रहे इनके कल्याण कार्यक्रमों को लागू करवाता है। और प्रमंडल स्तर पर SDO और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक वेलफेयर अफसर, ये सब इस कार्य को देखता है और इसको लागू कराता है। समझ रहे। तो जैसे केंद्र में देखते होंगे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, उसी प्रकार राज्य में भी राज्य समाज कल्याण बोर्ड है, और जिला में भी जिला समाज कल्याण बोर्ड है। वो जिला कल्याण विभाग ये सब मिलकर, समझ रहे, जो इनके SC/ST के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको लागू कराया जाता है। क्लियर है। देयर इज नो कंफ्यूजन। तो केंद्र में कौन हो गया, तो केंद्र में हो गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और दूसरा कौन हो गया,
जनजातीय मामलों का मंत्रालय, कोई दिक्कत नहीं। और उसी प्रकार राज्य में क्या हो गया, राज्य में हो गया SC/ST कल्याण विभाग। यहाँ आपको याद करने लायक चीज है, अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य में जनजातीय जनसंख्या है, समझ रहे हैं ना, तो गवर्नर वहाँ के लिए एक अलग से जनजातीय कल्याण मंत्री के नियुक्ति का प्रावधान कर सकता है। याद है आपको, इसका प्रावधान किया गया कि नहीं? सो दिस इज बेसिक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। ऐसा कि SC/ST के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये कार्यक्रम भी बहुत व्यापक और विस्तृत है, जिन्हें आप अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से वर्गों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे शैक्षणिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम हुए। शैक्षणिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम का मतलब क्या हुआ कि उन्हें साक्षरता दिया जाए और सशक्त बनाया जाए। इसके तहत बहुत तरह का छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलता है। जैसे मैट्रिक पास करने के समय मैट्रिक के पहले उनको दिया जाता है, मैट्रिक के पहले और मैट्रिक के बाद फिर छात्रावास योजना चलाया जाता है। फिर इनको मतलब कैसे विदेशों में पढ़ाई लिखाई करने के लिए उनको छात्रवृत्ति दिया जाता है, समझ रहे। फिर इन्हें समझ रहे, इनके लिए छात्रावास बनाया जाता है, समझ रहे। इनको सिविल सर्विस वगैरह, बैंकिंग वगैरह तैयारी कराने के लिए निःशुल्क क्लासेस दिया जाता है। तो ये सब किस में आता है? सामाजिक, यह आता शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत आता, समझ रहे हैं, शैक्षणिक सशक्तिकरण के तहत। आर्थिक सशक्तिकरण के तहत भी इनके लिए बहुत सारे प्रावधान है। पंचवर्षीय योजना में, अब तो पंचवर्षीय योजना नहीं रहा, पहले इसमें एक SC के लिए अलग से स्कीम कॉम्पोनेंट, SCP कहते थे, स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान, वो SC के लिए होता था, समझ रहे ना। अब उसका नाम बदल के कर दिया गया था पिछले दिनों, SC शेड्यूल कास्ट कॉम्पोनेंट प्लान, ये सब प्लान मतलब SC/SP कर दिया गया था। लेकिन अब तो वो मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि व्यवस्था खत्म हो गया, योजना नहीं बनता। तो स्पेशल कैसे थे SC/ST सब प्लान जो इनके लिए होता था। इसके अलावा आप देखते हो बहुत सारे कार्य से इनके लिए विकास निगम बनाया गया, SC विकास निगम, राज्य अनुसूचित जनजाति विकास निगम बनाया गया है, क्लियर है। इसके अलावा बहुत सारे इनके लिए आर्थिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलाए थे, जिसके तहत इन्हें सहायता दिए जाने का प्रावधान है, समझ रहे। तो जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई। तो आर्थिक सशक्तिकरण के दायरे में आते हैं। फिर सामाजिक सशक्तिकरण में क्या कौन आते हैं? तो सामाजिक सशक्तिकरण के भी बहुत सारे योजना चल रहे हैं। इसके तहत क्या है बताइए? इसके तहत जो आपको मैंने बताया, एक जो अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध जो रक्षों के प्रावधान अधिनियम बनाया गया, उसको लागू करने में सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया। समझ रहे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भी इनके लिए 2010 में आरंभ किया गया है। उसमें रिजर्वेशन इन लोग के लिए होता है, समझ रहे। इसके अलावा गैर सरकारी संगठनों को इनके लिए जो काम करें उनको सहायता देने का प्रावधान है, समझ रहे हैं। इनका लोग मतलब SC के लोग स्वरोजगार करे, इसके लिए अलग से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये सब जो आता है वह केंद्र स्तर पर SC के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम का झलक मिला। उसी प्रकार ST के लिए भी केंद्र स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैंने बताया जनजातीय मामलों का मंत्रालय जो है इस काम को देखता है। इनके भी चलाए जा रहे कार्यक्रमों को हम लोग 3 वर्गों में बांट कर देख सकते हैं। पहला हुआ शैक्षणिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम, जिसके तहत इनके लिए हॉस्टल हुआ बनाना। फिर छात्रवृत्ति कार्यक्रम हुआ, फिर कैसे पुस्तक बैंक योजना हुआ, फिर कह सकते हैं आप विदेशों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति योजना हुआ। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप दिया जाता है छात्रवृत्ति का या शैक्षणिक भत्ता का एक रूप हुआ, क्लियर। उसके बाद उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दिया जाता है, समझ रहे हैं।
कंपटीशन में तैयारी करने के लिए इन्हें मतलब कह सकते हो फ्री कोचिंग दिया जाता है। एकलव्य मॉडल मतलब आवासीय विद्यालय के माध्यम से इन्हें शिक्षा दिया जाता है, समझ रहे हैं। और इसके अलावा जो जो जनजाति में जहाँ जो पिछड़ा साक्षरता दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है वहाँ पर और भी शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं विशेष तौर पर इनके लिए। तो ये हुआ जो शैक्षणिक सशक्तिकरण से संबंधित हुआ। नेक्स्ट हुआ जो आर्थिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम। तो जैसा कि आपको पता है जिस प्रकार एससी के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान था उसी प्रकार एसटी के लिए भी ट्राइबल सब प्लान था, जनजातीय उप योजना पर पंचवर्षीय योजना में, जैसा कि मैंने भी तुरंत बताया वो अब खत्म हो गया है। इसके अलावा आप देखते हो कि इनके जो मतलब इनके जो जनजाति लोग चूंकि जंगलों में रहते हैं समझ रहे, तो उनके विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनके हितार्थ सहायता अनुदान 275 वन के तहत दिया जाता है। इसके अलावा इनके लिए भी वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई है जो इन्हें प्रशिक्षण और वित्त दोनों उपलब्ध कराता है। इनके द्वारा बनाए गए वस्तुओं का विपणन करने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए ट्राइफेड की स्थापना की गई है, समझ रहे। तो ये भी उसी के दायरे में आता है, क्लियर है। और उसके अलावा सामाजिक सशक्तिकरण के भी इनके बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं जो एनजीओ वगैरह जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और एसटी के हितार्थ काम कर रहे हैं उनके लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इन पर शोध अनुसंधान कर रहे संस्थाओं को सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है, समझ रहे। फिर इनके जो कमजोर जो मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं खास तौर पर जैसे अंडमान निकोबार वगैरह में रह रहे हैं उनके लिए खास विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। इनके समझ रहे मतलब कह सकते हैं वस्तुओं के लिए या इनके लिए खास मेला का आयोजन किया जाता है, समझ रहे हैं। इनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की व्यवस्था सरकार की जाती है ताकि वह मुख्य धारा से जुड़ सके, मतलब अपने आप को अलग थलग ना समझे। इस प्रकार आप देखते हो कि केंद्र स्तर पर भी बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं एससी एसटी के लिए जो सामाजिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण से ताल्लुकात रखते हैं, समझ रहे। इनका ताल्लुकात क्या है? इनका ताल्लुकात है कि वह सामाजिक रूप से सजग हो, आर्थिक रूप से सक्षम हो, समझ, शैक्षणिक रूप से पढ़ लिख जाए और फिर मुख्य धारा में जुड़े, समझ। इस तरह राज्य स्तर पर भी इनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसा कि बिहार में मैंने बताया कि पहले समाज कल्याण विभाग होता था 2006 में, जो मैं आपको बता वीएस दुबे की अध्यक्षता में बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। उसके रिकमेंडेशन पर पुनर्गठन किया गया और फिर सामाजिक न्याय और कह सकते हो एक अलग से विभाग ही बना दिया गया इनके लिए, समझ। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग जो इनके कार्य को देखता है। बिहार में करीब 15.7% कह सकते हो एसटी हुआ और एसटी की संख्या तो कम है क्योंकि झारखंड बंटवारा हो जाने से मैक्सिमम चले गए, झारखंड में चले गए हैं, बहुत कम लोग यहाँ रह गए। जो जनजातीय अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग बिहार में है ये इनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है। तो कौन कौन कार्यक्रम चलाता है? तो बिहार सरकार द्वारा एससी एसटी के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में आवासीय विद्यालय सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ विभिन्न प्रकार के छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। फिर मुख्यमंत्री एससी एसटी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है कि कोई अगर स्टूडेंट प्रीलिम क्वालिफाई करता है बीपीएससी का तो 50,000 रुपया देने और यूपीएससी का प्रीलिम क्वालिफाई करता है तो 1 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया। फिर इनका जो अत्याचार मतलब इनके विरुद्ध जो अत्याचार होता है इसके निवारण के लिए बहुत सारे कल्याणार्थ कार्यक्रम चलते हैं। फिर इनके लिए छात्रावास छात्रावास हॉस्टल है, बहुत सारा हॉस्टल बनाया गया है, समझ रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। फिर आप कह सकते हैं प्री एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर जो सिविल सर्विस के लिए, बैंकिंग के लिए और भी दूसरे जगह कोर्स के लिए जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उसके लिए ये क्या करता है प्री एग्जाम ट्रेनिंग या कोचिंग देता है।
इसके अलावा आप देखते हो खाद्यान्न और आपूर्ति योजना के तहत इन्हें राशन और हमारे जरूरी सेवाएं मुहैया कराई जाती है। मुख्यमंत्री जो है SC/ST के लिए छात्रावास अनुदान, मुख्यमंत्री SC/ST छात्रावास अनुदान योजना चलाया जा रहा है बिहार केंद्र वाला। जो कार्यक्रम जो बिहार में भी चल रहा है, जैसे विशेष केंद्रीय सहायता योजना जो इनके लिए चलाया था और बिहार में भी लागू होता है। इसके लिए SC के लिए बिहार विशेष योजना भी चलाता है, खासतौर पर थरूड विकास योजना जो वो उत्तरी बिहार में उनके जनजातियों के विकास के लिए शुरू किया गया है, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद परीक्षा शुल्क में परिपूर्ति योजना, जिसके तहत क्या है, परीक्षा शुल्क में परिपूर्ति योजना के तहत कि SC/ST को फॉर्म एग्जाम भरते समय, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते समय फी नहीं देना है या बहुत उसमें रियायत दी गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत इन्हें लाभ दिया गया। तो बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के तहत इनके लिए मैक्सिमम केंद्र के मैक्सिमम कार्यक्रम राज्य में चल रहे हैं और कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री अपने स्तर पर भी चला रहे हैं, जैसे जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना, जो इस तरह छात्रावास चलाना चाह रहे हैं उनको अनुदान देना, समझ रहे हैं। उसके बाद आप समझ सकते हो, फिर कह सकते हो कि उनके SC/ST के लिए राज्य विशेष के व्यवस्था करना अलग से। तो ये सब कुछ कार्यक्रम जो राज्य में चल रहे हैं। तो अभी तक देखा जाए कि केंद्र और राज्य दोनों में SC/ST के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और इसके परिणाम भी वांछित मिले। आज यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर इन 70 वर्षों का लेखा जोखा देखा जाए तो सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास का जो संकल्पना लेकर देश चला था उसमें काफी प्रगति दर्ज हुआ है। आज लोक सेवा में, राजनीतिक व्यवस्था में इनका भागीदारी बढ़ा है, साक्षरता दर बढ़ा है, समझे, मुख्य धारा से ये जुड़े हैं और फिर आज ये देश में मतलब हर क्षेत्र में मतलब सामान्य जन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कुछ मायने में तो और भी श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन हाँ, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया, इन कार्यक्रमों का आलोचनात्मक परीक्षण कर रहे हैं। तो कार्यक्रम तो आप जानते हो कि जो केंद्र के कार्यक्रम रहते हैं जो राज्य में लागू होते हैं, उसमें कुछ प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें राज्य को पैसा लगाना होता है और कुछ पैसा केंद्र को देना होता है। तो ज्यादातर परिस्थिति में क्या देखा जाता है कि केंद्र सरकार का पैसा राज्यों के द्वारा योगदान दिए जाने के कारण लौट जाता है। तो एक दिक्कत देखने को मिलता है। दूसरा, भारत में योजनाएं तो बड़ी बनी है, लेकिन क्रियान्वयन में ज्यादातर घपलाबाजी हो जाता है, वह ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाता है। तीसरा, जिनके लिए कार्यक्रम बना वो लोग ढंग से जुड़े हुए नहीं। इसमें भी जो SC/ST का वर्ग, इसमें भी अब हैव और हैव नॉट वर्ग हो गया, उच्च और निम्न वर्ग हो गया और इनका उच्च वर्ग नहीं चाहता कि लाभ नीचे तक पहुंचे। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मीना और जाटों के बीच में कितना लड़ाई हो रहा था। अभी देख रहे हो गुज्जर और मीना वाला लड़ाई, और मीना नहीं चाहता कि गुज्जर को लाभ मिले। इस कारण ये भी एक दिक्कत रहता है कि जो ऊपर में पहुंच जाते हैं वे नहीं चाहते कि लाभ नीचे को मिले, ये भी एक दिक्कत है। इसके अलावा और क्या है बताइए, जैसे जो इन कार्यक्रमों का प्रकृति अभी अधिकारी तंत्रीय और पंचायती राज और स्थानीय निकायों को इससे समुचित रूप से जुड़ा नहीं गया, इस कारण भी ये वांछित परिणाम नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा जो इनको लागू करने का जो माइंडसेट है वो इनसे मेल नहीं खाता। तो परिस्थिति में क्या होता है, इनके अपने मूल्यों का या उनके द्वारा नहीं इन कार्यक्रमों को लागू किए जाने से ये केवल महज कागजी कार्रवाई होता है। तो ये सब कुछ कमी है इन सब कार्यक्रमों का। लेकिन इसके बावजूद भी अनुसूचित जाति जनजाति के जो कार्यक्रम बिहार में चलाए जा रहे हैं वो काफी बेहतरीन है, काफी अच्छे हैं। और आप कह सकते हो कि बिहार फ्रंट राज्य इस मामले में अग्रणी है, समझ रहे। और सामाजिक न्याय का जो अलग बिहार में पहले से जगह, उसको और अधिक अभी गति मिल रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा SC/ST के बारे में क्वेश्चन टेकअप करने के लिए, तो मैं ये बोलूंगा कि SC/ST वाला तो क्वेश्चन तो आके टेकअप करने के लिए आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स प्लस अपडेट होना पड़ेगा
कौन कौन कार्यक्रम चल रहे हैं। समझ रहे, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन करना है, करिए, अच्छा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फायदा ही होगा। अगर कोई पूछा जाए कि SC ST के लिए जो 5 उपलब्धि बतलाइए जो पिछले दिनों सरकार ने लिया, उसके 5 उपलब्धि पर क्या बोलेंगे? उपलब्धि ये कि समाज में सामाजिक न्याय का गति दर और दिशा मिली, आर्थिक विकास हुआ, लोग मुख्य धारा से जुड़े, नक्सलवाद क्षेत्रवाद जैसे समस्याओं से निपटने का फायदा हुआ, और क्या बोल सकते हैं, मतलब ये सभी क्षेत्रों में भागीदारी हो रहा है, मतलब जाति प्रथा वगैरह, छुआछूत वगैरह बहुत हद तक कमजोर पड़ गया। और माइनस पॉइंट क्या है? तो माइनस पॉइंट ये है कि क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पाया। फिर बहुत सारे योजना केंद्र के थे जिसमें राज्य का सहयोग न होने के कारण वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। फिर तीसरा कि जन भागीदारी नहीं था। चौथा, जो लागू करने वाले लोग थे उनका माइंडसेट वैसा नहीं है कि जो प्रतिबद्धता जो चाहिए इन कार्यक्रमों को लागू करने का, उसका अभाव देखा गया। पांचवा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन न होने की वजह से भी या उनके साथ इन्हें न जुड़े रहने के कारण भी थोड़ी कठिनाई भी। मोटा मोटी आज देखा जाए हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो मतलब आज कर सकते हो, मतलब सीधा संवाद केंद्र से के साथ जिला स्थानीय निकायों का हो रहा है, और जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इनके हितार्थ वगैरह फलीभूत होते हैं, तो निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने और सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास का अलग जगाने में निश्चित रूप से सफलता मिली है और आगे भी मिलेगी। ठीक है, तो इसी पर आप वर्कआउट करना। एक क्वेश्चन लिख के लेते आना, वही जो 53वां 55वां में या 56वां 60वां में रिपीट किया था, वो लिख के लाइएगा, तो फैक्चुअल सप्लीमेंट करके दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो फोन करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।